नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवें स्पीक्स पर। राजनीति में दो विपरीत विचारधाराएं भी आपस में मिल सकती हैं और गठबंधन बना सकती हैं। और अपना जब राजनीतिक उद्देश्य साधना होता है तो साथ में आकर राजनीति भी कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। और ये अक्सर होता रहा है, चाहे विचारधारा का मेल ना भी हो, पर अगर राजनीति मेल खा रही है तो अक्सर गठबंधन होते हैं। और उन गठबंधनों को समय समय पर सफलताएं भी मिलती हैं, असफलताएं भी मिलती हैं, क्योंकि गठबंधन जब भी होते हैं वो राजनीतिक मजबूरियों की वजह से होते हैं। कोई भी पार्टी गठबंधन तभी करती है जब उसको लगता है कि उनकी राजनीतिक स्थिति किसी दूसरे को मिलाकर ही मजबूत हो सकती है, तभी गठबंधन किए जाते हैं। और यही हो रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में गठबंधन हुआ बीजेपी का और एआईडीएमके का, और उस गठबंधन को बनाने के लिए काफ़ी समय से कोशिशें चल रही थी और उसको अंतिम रूपरेखा नहीं मिल पा रही थी। और फाइनली इसको अंतिम रूपरेखा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दे दी, और जो कि दो बड़े नेता पिनाली स्वामी और के अन्नामलाई के उपस्थित रहते हुए इस गठबंधन की घोषणा की गई, जिसमें यह बताया गया कि बीजेपी की और एआईडीएमके का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और ये गठबंधन 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया है। ये गठबंधन जो हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी और के पनाली स्वामी की अध्यक्षता में होगा, और के पनाली स्वामी ही एनडीए के नेता होंगे तमिलनाडु में। और इसीलिए इस गठबंधन को पूरी तरह से तैयार किया गया है और समय लिया गया है, और इसको बनाने के पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान दिया गया। ऐसा नहीं था कि एआईडीएमके बीजेपी पहली बार साथ आ रहे हैं। इनका साथ 1998 से है, जब एनडीए की सरकार बनी थी केंद्र में। तब से एआईडीएमके और बीजेपी के बीच में गाहे बगाहे गठबंधन होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, चुनाव आते हैं, और अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ये निर्णय लिया जाता है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। इस बार लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, और उसका खामियाजा एआईडीएमके ने भी उठाया और बीजेपी ने भी उठाया। तो उनको अब लग गया है कि अगर तमिलनाडु की राजनीति में कुछ करना है तो गठबंधन ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि दो विपरीत विचारधाराएं तो हैं, पर एक कॉमन स्पेस जरूर है जिसका कि प्रतिनिधित्व दोनों ही पार्टियां मिलकर करती हैं, जो कि डीएमके के विरोध का है। ऐसा नहीं है कि आज तमिलनाडु में पूरा समर्थन डीएमके के साथ है और डीएमके के सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है। तो कोई अगर फोर्स पैरेलल खड़ी होती है जो कि डीएमके की सरकार का विरोध करती है और अपना मजबूत नेतृत्व सामने रखती है, तो ज़रूर उसको मौका मिल सकता है। और इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी और एआईडीएमके एक साथ आए हैं और इस गठबंधन की घोषणा हुई है। इस गठबंधन में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो खुद गृह मंत्री अमित शाह निभा रहे हैं। सिर्फ घोषणा करने के लिए वो उस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, उन्होंने पूरे गठबंधन की रूपरेखा बनाई है और ये भी बताया है कि ये जो गठबंधन है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलेगा, और उसमें एआईडीएमके को पूरी तरह से छूट मिलेगी कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। बीजेपी का उनके इंटरनल राजनीति में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, और इस बात को उन्होंने खुलेआम बोला है। और उसमें के पनाली स्वामी का, जो कि इस समय एआईडीएमके के प्रमुख हैं और जो एआईडीएमके की जयललिता की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका इस गठबंधन में आने का एकमात्र कारण था कि वो चाहते थे कि एआईडीएमके में कोई भी इंटरफेयर बीजेपी ना करे। और शायद इसका आश्वासन उनको केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुका है बीजेपी के, और उसके बाद इस गठबंधन को अनाउंस किया गया है। अगर आप देखेंगे तो के अन्नामलाई, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष थे तमिलनाडु में, उन्होंने अच्छा काम किया बीजेपी के लिए, और बीजेपी को एक शून्य से लेकर आज एक ऐसी फोर्स बना दिया है बीजेपी को उन्होंने कि आज बीजेपी निगोशिएशन टेबल पे एआईडीएमके के साथ बैठ सकती है, क्योंकि आज बीजेपी के पास भी 12% वोट है, और ऐसा वोट है जो कि बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और ये बात एआईडीएमके को भी पता है, और शायद इसीलिए इस गठबंधन की घोषणा हुई है। इसमें के अन्नामलाई का रोल है, पर के अन्नामलाई अब स्टेट की राजनीति में नहीं रहेंगे, उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है और अब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। और शायद ये भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन की शर्त थी कि के अन्नामलाई को इस बीच में नहीं रखा जाएगा, और इसीलिए बीजेपी ने अपना अध्यक्ष भी बदल दिया। एन नागेंद्रन को बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बनाया है, और उनको इस बात की जिम्मेदारी जरूर मिली है कि वो एक तरह से ब्रिज का काम करेंगे एआईडीएमके और बीजेपी के बीच में, जिससे कि जब ये चुनाव की तरफ जाएंगे या निगोशिएशन की जब बात होगी, तो एन नागेंद्रन ही ऐसे शख्स होंगे जो कि पूरी बात केंद्रीय नेतृत्व तक लेके जाएंगे, और इसमें किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि एन नागेंद्रन खुद एआईडीएमके से आते हैं, और उन्होंने 2017 तक एआईडीएमके के साथ राजनीति करी है, और वहीं से वो बार बार विधायक बनकर आते रहे, और मंत्री का भी रोल उन्होंने जयललिता की गवर्नमेंट में निभाया है। तो उनको पता है कि एआईडीएमके की फंक्शनिंग क्या है। जयललिता के जाने के बाद एआईडीएमके में हमेशा नेतृत्व की लड़ाई होती रही है, और उनके दो बड़े नेता पनीरसेल्वम और दिनाकरन आज भी एआईडीएमके का पार्ट नहीं है, और ये नाराजगी गाहे बगाहे आती रहती है।
और शायद ये भी बात जरूर उठी होगी कि इन इन दोनों नेताओं को बीच में नहीं लाना है, जो कि बीजेपी का ऑफिशियली एनडीए का पार्ट थे लोकसभा चुनाव में। अब उन लोगों से बीजेपी का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, और शायद इसी इसी शर्त के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ा है। और इसमें एक तरह से हामी भरी है गृह मंत्री अमित शाह ने कि उनका एआईडीएमके के इंटरनल मैटर से कोई लेना देना नहीं है। अब गठबंधन बन तो गया है, दोनों की आपस में एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि बीजेपी का जो अभी एग्जिस्टिंग वोट है वो एआईडीएमके की तरफ ट्रांसफर हो, और एआईडीएमके का भी जो भी वोट है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो। आइडियली हमेशा ऐसा नहीं होता। दो पार्टियां जो कि विपरीत विचारधारा की है, बीजेपी जो कि हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी है और एआईडीएमके द्रविडियन विचारधारा की पार्टी है, अगर दोनों पार्टियों का मेल हो रहा है तो वोट का ट्रांसफर भी उसी तरह से होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात का ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि उनको अपनी राजनीति एंटी डीएमके और एंटी गवर्नमेंट रखनी है, तभी शायद वो इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप विचारधारा की बात करेंगे तो विचारधारा का मेल तो नहीं खाता है, पर विचारधारा से ज़्यादा जरूरी सत्ता होती है, और सत्ता के लिए ही गठबंधन किए जाते हैं। और इसीलिए दोनों को ये एक्सपेक्टेशन है कि जहां भी ये गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, आपस में वोट ट्रांसफर होंगे। भले विचारधारा उसमें नहीं भी मिलती है, पर डीएमके को हराने के नाम पर ये विचारधारा एक साथ आ सकती है। डीएमके को हराने को लेकर लोग एक साथ आ सकते हैं और इनका साथ दे सकते हैं, और इसी की उम्मीद लगाकर दोनों एक दूसरे से अपेक्षा यही करते हैं कि दोनों के पार्टी, दोनों के कार्डर, दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए जरूर लड़ाई लड़ेंगे। जहां भी जिस सीट पर भी गठबंधन होगा, दोनों के नेता और कार्यकर्ता सिर्फ गठबंधन के बारे में सोचेंगे, ना कि इंडिविजुअल पार्टी के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल सोचेंगे तो कभी भी जीत नहीं सकते हैं, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में भी। ऐसा नहीं है कि वैचारिक मतभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद थे, तभी लोकसभा चुनाव में नहीं हो पाया गठबंधन। और उसके पीछे एकमात्र कारण के अन्नामलाई थे, क्योंकि के अन्नामलाई नहीं चाहते थे कि एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन हो, जिससे कि बीजेपी अपनी स्थिति को सही तरह से अंदाजा न लगा सके। अगर गठबंधन होता तो आज बीजेपी ये नहीं कह सकती थी कि हम 12% के वोट वाली पार्टी हैं और हम निगोशिएशन टेबल पे अपने वोटों के आधार पर जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से के अन्नामलाई चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन ना हो। केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि गठबंधन हो जाए, जिससे कि आप मैक्सिमम सीटें लोकसभा में भी ला सकते हैं, पर वो नहीं हो पाया। और शायद इसीलिए ये गठबंधन बहुत दिनों से लटका हुआ था, क्योंकि के पनालीस्वामी और के अन्नामलाई दोनों ही एक ही जाति के नेता हैं और एक ही क्षेत्र के लगभग नेता हैं। तो ये राजनीति में नेतृत्व का भी क्लैश होता है, और ये बहुत दोनों तरफ से बात अवॉइड की जा रही थी कि पहले इस बात पर निर्णय हो जाए कि के अन्नामलाई बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जब ये क्लियर हो गया कि वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो गठबंधन की ऑफिशियल घोषणा हुई, और उधर एन नागेंद्रन को अध्यक्ष बनाया गया, और इस तरफ गठबंधन की ऑफिशियल घोषणा कर दी गई है। और ऐसा नहीं है कि ये गठबंधन डीएमके को चुनौतियां नहीं दे सकता है। हालांकि जैसे ही गठबंधन की घोषणा हुई, डीएमके के नेताओं का इस पर बयान आना चालू हो गया। खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस पर एक तरह से प्रतिक्रिया दी है, और उनको पराजय का गठबंधन बताया है कि ये गठबंधन जीत नहीं सकता है। उनका दावा है कि डीएमके ही सरकार बनाएगी 26 में, पर डीएमके को भी पता है कि सरकार से नाराजगियां हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम से स्मूथ चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। डीएमके में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि उदयनिधि को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के खिलाफ थे, और गाहे बगाहे नेतृत्व को लेकर उनकी भी बातें निकलती रहती हैं। और जनता भी पूरी तरह से डीएमके के शासन से खुश हो, ये भी कोई बहुत नहीं दिखता है। और आज भी आप देख रहे होंगे कि विरोध की जगह अभी भी बनती है, और शायद इसीलिए डीएमके को डर लग रहा है कि अगर एक पूरी फोर्स के साथ विपक्ष लड़ाई लड़ता है तमिलनाडु में, तो डीएमके की सत्ता को चुनौती जरूर मिल सकती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि डीएमके के नेता जैसे ही गठबंधन की घोषणा हुई, उसका पुरजोर विरोध करते दिखाई दिए, और उन्होंने गठबंधन को नगण्य बताने की कोशिश भी करी है। तो गठबंधन हुआ है, इसमें हार जीत किसकी होगी ये तो देखने वाली बात होगी, पर जिस तरह से ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, और बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजिक मूव लिया है कि उनके पास अब यही ऑप्शन था कि वो गठबंधन के साथ जाते और तमिलनाडु में सत्ता विरोध की जो लहर है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा हवा देते। इसीलिए इस गठबंधन को बनाया गया है। अब इसमें कितना वो कामयाब होते हैं, कितना कामयाब नहीं होते हैं, तो देखने वाली बात होगी। पर बीजेपी और एआईडीएमके की कोशिश यही है कि 26 के चुनाव में वो सत्ता में वापसी करें। और जो बीजेपी के सामने एक जो लड़ाई है, जो कि डीएमके के होने से तमिलनाडु में बार बार सामने आती है, और भाषा को लेकर विरोध सामने आता है, डिलिमिटेशन को लेकर विरोध आता है, और यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार बजट
देती है तमिलनाडु गवर्नमेंट को, उसमें भी बहुत बड़ा विरोध सामने आता है। तो वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और वो चाहते हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो। ये जो गठबंधन है वो कितना कामयाब होगा वो तो समय ही बताएगा, पर एक मजबूत गठबंधन की घोषणा खुद खुद अमित शाह ने की है और वही इस गठबंधन के सूत्रधार हैं। और उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का साथ होना और उनका खुद इस गठबंधन के बारे में ट्विटर पर लिखना, ये बताता है कि बीजेपी दक्षिण को लेकर कितना सीरियस है और तमिलनाडु को लेकर कितना सीरियस है। और उनको लगता है कि गठबंधन से ही एनडीए की सत्ता का रास्ता तमिलनाडु में साफ होगा और शायद इसीलिए गठबंधन किया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।